हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने कमेंट किए सर, जिस तरह से हम लोगों को इंग्लिश कोर में ऑब्जेक्टिव का सेशन करवा रहे हैं, ठीक इसी तरह से हम लोगों को सब्जेक्टिव का बताइए। तो फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया सब्जेक्टिव का सेट नंबर 1। और आज जो ये क्लास है ना हम लोगों का, याद रखिएगा आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग दो ही लैंग्वेज में बात करेंगे, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी बात करने वाले हैं और हिंदी में भी बात करने वाले हैं। दोनों ही भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए कि आप लोग को जो मैं अभी तक 3 लेक्चर प्रोवाइड किया हूं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, देखने के बाद अंदर से क्या फील हो रहा है कि अगर इस तीनों टॉपिक से रिलेटेड हमारे पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इजीली से सॉल्व कर सकेंगे या नहीं, एक बार जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आज मैंने आप लोगों को मॉर्निंग टाइम में मैंने आप लोगों का प्री बोर्ड जो आप लोगों की एग्जाम हुई है उसका मैंने आप लोगों का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, आप लोग अच्छी तरह से पता होगा। तो वहां पे मैंने 30 क्वेश्चन में से, हमें जहां तक लगता है कि अगर हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जो बंदा पढ़े 30 में से 29 क्वेश्चन इजीली से कर सकते हैं। एक ऐसा प्रश्न था जो बहुत ही गहराई वाले प्रश्न था, मतलब डीप वाले क्वेश्चन था। तो 29 क्वेश्चन को ना आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं चुटकी भर, अगर आप अच्छी तरह से क्लास को ज्वाइन किए होंगे तो फाइनली मेरा मकसद है मेरे लाल कि आप लोग इंग्लिश से जो बंदा डर रहे उन लोगों को जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और उनको बताएं कि डरे नहीं, मिसाइल क्लासेस के छोटा सा भाई हम लोगों के साथ खड़े हैं। हम लोगों को पढ़ना है, बस उनको पढ़ाने का काम है। जब मैं पढ़ा सकता हूं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, बस इतना आप लोग खुद से वादा कीजिए। बाकी कैसा क्वेश्चन आएगी कैसा नहीं सारा चीज बताऊंगा। जैसे ब्लूप्रिंट का एग्जाम होता था तो आप लोगों का एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बता देते थे कि इस प्रकार का पेपर में क्वेश्चन आने वाले, फाइनल वही क्वेश्चन छप जाता था। तो फाइनल में भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। फाइनल में जितना फाइनल से पहले फाइनल एग्जाम है तो थोड़ा सा 3 घंटे का एग्जाम होगी ना, उसमें क्वेश्चन 52 होगा। लेकिन मैं बात करूं आप लोगों का ब्लूप्रिंट का तो उसमें 10-12 क्वेश्चन ही होती थी, जो मैंने आप लोगों को 2-3 लेक्चर प्रोवाइड करता था। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 52 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस तो लगेगी ना। लेकिन चैलेंज है इस बात की कि जितना क्वेश्चन बताऊंगा उससे बाहर नहीं पूछेगी। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा जो प्री बोर्ड का एग्जाम हो रहा है ना, थोड़ा सा समझिएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जो प्री बोर्ड का जो एग्जाम हो रहा है, याद रखिएगा प्री बोर्ड का जो आप लोग एग्जाम हो रही है ना, ये प्री बोर्ड का एग्जाम जो है ना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है, क्वेश्चन वही होगा और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, सारा क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने आप लोगों का एक सेट प्रोवाइड किया हूं, अभी और सेट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फाइनली हम लोग का पहला क्वेश्चन है सर कि हाउ डिड फ्रेंच फील एज ए इंट्रेडेड द क्लासरूम। कक्षा में प्रवेश करते समय लेखक को कैसा महसूस हुआ। जो हम लोग का फ्रेंच है उनको कक्षा में प्रवेश करते समय उनको अंदर से कैसे फील हुआ, तो समझिएगा। एज रेंज ओपन्ड द डोर टू गो इन ही ब्लश्ड एट वाज ट्रेवली अफेयर्ड हिज फेयर वाज दैट ही वुड बी स्कॉल्ड फॉर अराइविंग लेट। इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है, अगर आपको स्टोरी पता होगा तो स्टोरी में बताया गया था कि जैसे ही रेजर ने अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला, अब रेजर का काम दिया था मिस्टर हेमल ने, क्या पता है, पार्टिसिपल के लिए काम दिया था, लेकिन वो काम करके आया था नहीं। तो इसीलिए वो क्या रहता रेजर कि जैसे ही रेंजर ने अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला तो वह शर्मा गया, बुरी तरह से डर गया। जैसे उसे डरा था उसे कि उसके लिए डांटेंगे, इस कारण से वो डर गया था कि जैसे वो दरवाजा शर्मा के ओपन किए, ओपन करने के बाद जैसे वो डोर को ओपन किए, ओपन करने के बाद वो थोड़ा सा शर्मा गया और अंदर से डर फील हो रहा था। इस कारण से, क्योंकि सर ने हमें पार्टिसिपल के लिए हमें बताया था कि आपको पार्टिसिपल करना है, पर मैंने करके नहीं आता, इस कारण से वो डर रहे थे। तो देर से आने के लिए भी वो डर रहे थे इस बात के लिए कि वो हमें सर डांटेंगे क्या। और ये जो क्वेश्चन है ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। आज जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन होगी, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन है सर कि व्हाई हैड मिस्टर हेमल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस। हेमल ने अपनी विशेष पोशाक क्यों पहन रखी थी। देखिए जिस दिन फ्रेंच जो सब्जेक्ट है, फ्रेंच सब्जेक्ट का जिस दिन लास्ट डे था ना पढ़ाने का, उसके बाद तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, तो उस दिन जो मिस्टर हेमल थे टीचर्स, वो एक स्पेशल ड्रेस पहन के आए थे। तो आपसे पूछ रहा था क्यों पहन के रखी थी, ये क्वेश्चन है आपका पेपर में। और मैंने चैप्टर बाय चैप्टर अरेंज किया हूं, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। मिस्टर हेमल हैड ए स्पेशल ड्रेस टू वेयर ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे इन कॉन्सेंट्रेट ऑफ ग्रीन कोट
sick and frayed shirt. That day also he had put on the same dress because it was his last day at school. He was replaced by a German teacher. समझिएगा इसका आंसर क्या बोल रहा है कि मिस्टर हैमल के पास निरीक्षण और पुरस्कार देने के दिनों में पहनने के लिए एक विशेष पोशाक थी। मतलब एक होता है ना कि जिस दिन हम लोग के स्कूल में प्रोग्राम होगी उस दिन हम लोग पूरा सज धज के जाएंगे, ठीक इसी तरह से टीचर का पास भी एक स्पेशल ड्रेस था। वो सोचे थे जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी उस दिन हम जाएंगे, उस दिन ये ड्रेस पहन के आएंगे जो ग्रीन कलर की थी। उसमें हरा कोट, रेशम और झलादार शर्ट शामिल थी। उस दिन भी उसने वह ड्रेस पहन रखी थी। याद रखिए क्योंकि स्कूल में उसका आखिरी दिन था। किसका? मिस्टर हैमल का आखिरी दिन था फ्रेंच लैंग्वेज का। उसी जगह एक जर्मन शिक्षक ने ले ली और उसकी जगह एक जर्मन शिक्षक जो थे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए वो आएंगे और मिस्टर हैमल को यहाँ से जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन क्यों पहना था? इसका रीजन नहीं था पहनने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन, अब क्लास अच्छा लगेगा तो थोड़ा बता दीजिएगा, अगर नहीं लगेगा ना तो फिर भी बता दीजिएगा ताकि मुझे पता चलेगा कि मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ना आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। सिर्फ मेरे चिल्लाने से आपका एग्जाम में 90% मार्क्स नहीं आएगा। अब मेरा चिल्लाने के साथ साथ आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर समझे में नहीं आ रहा है तो फिर आप एग्जाम कैसे लिखेंगे, एग्जाम का पेपर कैसे क्लियर करेंगे? तो इसलिए नहीं समझ में आएगा तो जरूर बता दीजिएगा। और साहब कौन था? हु इज साहब? व्हाट डज हिज फुल नेम मीन्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। साहब कौन था, उसका पूरा नाम का अर्थ क्या था? जो साहब थे वो कौन था, उसका पूरा नाम क्या था और उसके नाम का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा गया है। द फुल नेम ऑफ द बॉय इज साहेब आलम। क्या नाम था? साहेब आलम। ही इज यंग रेग पिकर। ही लिव्स विथ हिज पेरेंट्स इन सीमापुरी, दिल्ली। हिज फुल नेम रिप्रेजेंट लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है अभी तक जैक बोर्ड में कई बार कि साहिब आलम का नाम का फुल मीनिंग क्या होती है और उसका फुल नाम क्या है, दोनों पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। खैर हम लोग को सब्जेक्टिव में डिस्कस करना है कि साहिब कौन था। द फुल नेम ऑफ द बॉय इज साहिब आलम। ही इज यंग ए रैग पिकर। कहता है उसका पूरा नाम साहिब आलम है। वह कूड़ा बीनने वाला युवक था। वह कूड़ा बीनने वाला क्या था? एक युवक था। ही लिव विद हिज पेरेंट्स इन सीमापुरी, और वो अपने माता पिता के साथ जो है सीमापुरी दिल्ली में रहा करते थे। हिज फुल नेम रिप्रेजेंट, उसको बोलते थे लोग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। मतलब बोलता था क्या? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का मतलब होता है क्या? ब्राह्मण के भगवान का प्रतिनिधित्व। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगी। आज के बाद अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आप इजीली से सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है? और क्लास अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। Sometime I find a rupees in the garbage. What does साहेब mean to say? कभी कभी तो मुझे इस कूड़े करकट में रुपया भी, पैसा भी हाथ लग जाते हैं। जो साहब है वो कहते थे कि मैं रोज रोज जो कूड़ा बीनता हूँ मुझे कभी कभी ना इसमें पैसा भी हमें मिल जाता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी मुझे पैसा भी मिल जाता है, कभी 10 रुपया का नोट, कभी 1 रुपया का सिक्का हमें कभी मिल जाते हैं। आगे कहता है कि वक्ता क्या बताना चाहते हैं साहब के बारे में। साहब इज ए रेज पिकर, बिल्कुल कूड़ा बीनने वाला था साहब। ही लुक फॉर सम कॉइन ऑफ करेंसी नोट इन द फील ऑफ फिफ्थ। कहा गया कि साहब कूड़ा बीनने वाला था, वह पंचम के ढेर में कोई सिक्का या नोट ढूंढता है। वह एक बहाना था कि वह कीड़ा, मतलब वो जो हम लोग डस्टबिन में जो डालते हैं ना कूड़ा करकट, वो ढूंढने के लिए जाते हैं। तो इसके बहाने में उसको कभी कभी नोट भी मिल जाते थे और कॉइन भी मिल जाती थी। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा ये सब क्या है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर हम लोगों का कि वेयर डज साहेब लाइव ए वर्क एंड वर्क, व्हाई डज नॉट ही गो टू एनी स्कूल। साहेब कहाँ रहता था, कहाँ रहता तथा काम करता था, वह स्कूल क्यों नहीं जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था एक बार, ठीक है। साहब कहाँ रहता था, उसका क्या काम था, वो स्कूल क्यों नहीं जाया करता था, ये क्वेश्चन था, समझिएगा। साहब द टाइटल रेज पिकर, कूड़ा बीनने वाला। लिव इन सीमापुरी, इट इज ए बिग कॉलोनी ऑफ बांग्लादेश। हिज होम केम फ्रॉम ढाका इन 1971। क्यों आए थे ढाका से, ये भी मैंने कल बताया था आप लोगों को,
पता है आप लोगों को क्यों आप जो हम लोग का साहेब है वो ढाका को छोड़कर दिल्ली आ गए थे? क्योंकि वहां पे एक ऐसा भीषण परिस्थिति आई थी, महामारी आई थी, जिस कारण से वहां के घर द्वार को सब उड़ाकर ले गए थे। ठीक है। He roamed the street with his barefoot friend looking for a coin in garbage dump. समझिएगा साहब, द टाइटल द रेज पिकर कह रहा है कि कचरा बीनने वाला छोटा सा बच्चा सीमापुरी में रहता था। कौन? तो बताएंगे सर, रहने वाला वो व्यक्ति था साहेब आलम। आगे लिखता है कि यह बांग्लादेश की एक बड़ी कॉलोनी है, और यह बांग्लादेश की एक बड़ी कॉलोनी है जिसमें क्या होता है कि जो 1971 में ढाका में से आया था, जो 1971 में ढाका से आया था। आगे लिखता है वह अपने नंगे पैर दोस्तों के साथ सड़क पर घूमता है, और जो साहब थे उनके पैर पे चप्पल भी जूता भी कुछ नहीं था, वह नंगे पैरों पे चला करते थे। गरबे के ढेर में एक सिक्का ढूंढता है, और जो गरबेज मतलब जो डस्टबिन होती है वहाँ पे कूड़ा करकट ढूंढने के साथ साथ वो कॉइन भी ढूंढते हैं। तो साहब कहाँ रहता था, क्या काम था, वह स्कूल क्यों नहीं जाता था? इसका यही काम था जिस कारण से वो स्कूल नहीं जा करता था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, अब आते हैं सर हम लोग का डीप वाटर। विलियम डोगलस, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डोगलस स्पीक अबाउट? विलियम डोगलस किस दुर्घटना की चर्चा करते हैं? जो विलियम डोगलस है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगी, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगी, याद रखिएगा, जो आपका पेपर में आएगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। विलियम डोगलस किस दुर्घटना की चर्चा करते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए। विलियम डोगलस स्पीक अबाउट द मिस एडवेंचर इन वाटर ऑन टू ओकेजन। कहा जा रहा है कि विलियम डोगलस दो अवसरों पर पानी में होने वाली हानियों के बारे में बोलते हैं, दो हानि के बारे में बोलते हैं। इट ऑल बिगन व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू स्विम, और यह सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने तैरना सीखने का फैसला किया। यह तब शुरू हुआ जब उन्होंने तैरना सीखने का फैसला किया। When he was 3 or 4 years, जब वह तैरने के लिए सीखते हैं तो उसका उम्र 3 से 4 साल के बीच में था, जब वह 3 या 4 साल का था। He went with his father to California beach, और क्या कहता है, तो वह अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया समुद्री तट पर गया। जब वो 3 से 4 साल के बीच में था तो अपने फादर के साथ, पेरेंट्स के साथ, वो अपने कैलिफोर्निया के साथ समुद्री बीच तट के पास पहुंच गए। The sea wave knocked him down and he almost lost his breath, और क्या होता है, समुद्र की लहरें ने उसे नीचे गिरा दिया और उसका लगभग सांसें थम गई। जैसे देखिए लहर इस तरह से आती है, इस तरह से लहर आते जाते हैं, तो एक बार ऐसा लहर आया कि विलियम डोगलस जो थे ना उसको गिरा दिए और उसकी सांसें थोड़ी देर के लिए थम गई थी। ठीक है। When he was 10 or 11 years old, he had a major misadventure at YMCA pool. आगे कहता है जब वह 10 या 11 साल का था तो YMCA पूल में उसे एक साथ बड़ी दुर्घटना घटी, उसके साथ एक बड़ी दुर्घटना घटी। आगे लिखता है ए बर्ली बॉय धीरे हिम इनटू डीप वाटर, और आगे कहता है क्या, समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हट्टे कट्टे लड़के ने उसे गहरे पानी में फेंक दिया। स्टोरी बहुत समझदार है। जब तैरने नहीं आता ना, अगर कम से कम आपको तैरने आना चाहिए। अब क्या बना, एक लड़के ने उसको दिया धकेल, बेचारे को क्या कर दिया, डोगलस को दिया धकेल। आगे क्या होता है, धकेलने के बाद he sank to the bottom thrice and come up. He was luckily rescued from drowning. आगे कहता है क्या कि पानी में फेंक दिया, वह 3 बार नीचे तक डूबा और फिर ऊपर आया। वह डूबा फिर ऊपर आया, फिर डूबा फिर ऊपर आया, फिर डूबा फिर वह ऊपर आया, 3 बार इस तरह से हुआ। सौभाग्य से उसे डूबने से बचा लिया गया, और सौभाग्य ऐसा था कि वह डूबते डूबते वहां से बच गई। लोगों ने देख ली, उसको उठाकर यहाँ पे ले आए। ये था सर हम लोगों का क्वेश्चन, विलियम डोगलस किस दुर्घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे। समझ में आ रहा था, एक बार डन कर दीजिएगा। ठीक है, बस मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसका फल आप लोगों को देना होगा। मैं मेहनत जिसके लिए कर रहा हूँ ना, आप ही लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ना। अगर आप लोगों के लिए मैं मेहनत नहीं करता तो आज शायद हमें लग रहा है कि जॉब छोड़कर हमें इस ट्रैक पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेरा उम्मीद है, मेरा गारंटी है कि जो चीज़ आप लोग स्टडी करा रहे हैं, अगर आपके पेपर में इस तरह से आ जाए और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लिख कर अगर कुछ ऐसे पोजीशन पे, ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएं जहां पे आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, उस दिन दुनिया का मेरा सबसे पहला खुशी होगी। एक बार डन कर दीजिए सर कि आप जिस चीज़ के लिए हम लोग बता रहे हैं, हम लोग ऐसा दिन लाएंगे
जैसे हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो जाए, साथ ही साथ हम अपने झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे। आपके साथ मिलकर हम सब एक बार डन कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, इस अनुभव ने उन्हें किस प्रकार से प्रभावित किया। कौन? YMCA पूल एंड विलियम डगलस। समझिएगा, द पेनफुल एक्सपीरियंस एट द YMCA पूल affected him so badly that it took him a long time to get over the fear of water। क्या कह रहा समझिएगा, YMCA पूल के दर्दनाक अनुभव ने उन पर, देखिए YMCA जो डगलस है उसको फेंक दिया था पानी में ना, उसका सांसें थम गई थी, फिर वो 3 बार डूबे फिर उठे, तो उसका सौभाग्य था कि वो बचकर घर आ गए थे। ठीक, उसी के बाद ये क्वेश्चन है कि इस अनुभव ने उन्हें किस प्रकार से प्रभावित किया। समझिएगा, YMCA पूल के दर्दनाक अनुभव ने उस पर इतना बुरा प्रभाव डाला कि उन्हें इसमें काफी समय लग गया। पानी में तैरना सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। आगे लिखता है सर, द hand kept stayed with him for a year. It ran his flies, fishing, tripping, boating and swimming। आगे क्या बोल रहा है समझिएगा, बोल रहा है क्या, वह विकलांगता वर्षों तक उन्हें साथ रही। इससे उनकी मछली पकड़ने की यात्राएं, नौकायान और तैराकी बंद हो गई। सोचिए इस घटना के बाद जो उसको पानी में धकेल दिया था। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने अपना पानी के भय पर विजय पाने के लिए दृढ़ निश्चित क्यों किया। जब देखिए कोई भी व्यक्ति को अगर पाने में, कोई भी व्यक्ति अगर बोल देगा ना आप नहीं कर सकते हैं, तो खुद उसके अंदर ना एक आग लग जाती है और एक दिन वह व्यक्ति वो करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछा गया है कि डगलस ने अपना पानी के भय पर विजय पाने के लिए, पानी के डर से विजय पर जीतना चाहते उसके लिए किस तरह से निश्चय क्यों किया। डगलस वाज हंटेड बाय द फियर ऑफ वाटर। जो डगलस थे, डगलस का शिकार पानी के डर से किया गया था। डगलस का शिकार पानी के डर से किया गया था। बट ही वॉज डिटरमाइंड टू ओवरकम इट एंड लर्न हाउ टू स्विम। आगे कहता है क्या, लेकिन उन्होंने इस पर काबू पाने और तैरने सीखने की ठान ली। उसने कहा कि मैं डूबूंगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं तैरने सीखूंगा। इट वॉज नेसेसरी फॉर हिम टू एंजॉय फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। आगे कह रहा है कि मछली पकड़ने, नौकायान और तैराकी का आनंद लेने उसके लिए जरूरी था। ये था हम लोगों का स्टोरी विलियम डगलस का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन के, व्हाट डज विलियम डगलस टॉक अबाउट इन हिज एसे डीप वाटर। विलियम डगलस अपने लेख गहरा पानी में क्या बताते हैं। जो भी डीप वाटर होती है, गहरा पानी में क्या बताते हैं। विलियम डगलस इन हिज एसे डीप वाटर अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। आगे कहता है विलियम डगलस ने अपने निबंध डीप वाटर में पानी के प्रति अपने डर के बारे में बताया और बताया कि आखिरकार उन्होंने इस पर कैसे काबू पाया। लास्ट में ये पूरा स्टोरी में उन्होंने बताया कि मुझे फेंक दिया गया था, मुझे ठान लिया मैंने कि मैं तैरना सीखूंगा। तो इस तरह से वह कैसे काबू पाया, इस टॉपिक के माध्यम से बेहतरीन तरीके से बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड सोफीज विरिंगलर व्हेन गिफन टोल्ड ही फादर दैट शी हैड मीट डैनी कैसिस। जब सोफी ने पिता को बताया कि सोफी डैनी कैसे से मिली थी, तो सोफी क्यों घबरा गई। ये क्वेश्चन मस्त इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, समझना बहुत जरूरी है। सोफीज मेड क्विक शॉर्ट टर्निंग एंड ट्विस्टिंग मोमेंट व्हेन ही गिफन टोल्ड हिज फादर दैट शी हैड ए मीटिंग विथ डैनी कैसिस। कहता है क्या, जब जोएफ ने अपने पिता को बताया कि उसकी डैनी कैसिस से मुलाकात हुई, तो सोफी ने त्वरित छोटी छोटी से हरकतें दिखाई, उनका छोटे छोटे हरकतें दी, बताया। सी न्यू दैट हर फादर वॉन्ट नॉट अप्रूव ऑफ इट, मोर एवर डिड नॉट बिलीव ऑल द सी सेड। आगे कहता है वह जानती थी कि उसके पिता को यह मंजूर नहीं होगा कि मैं डैनी कैसे से मिली थी, उसके अलावा उसके लिए ये खेल था। ठीक है, मोर ओवर ही डिड नॉट बिलीव एट द सी सेड। मुझे विश्वास था कि मेरे पापा इस तरह से हमें कहेंगे। यह है सर हम लोग का स्टोरी का क्वेश्चन। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस देश की टीम में डैनी कैसिस खेलता था।
ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बना में अगर पूछा जाएगा तो उस समय आप लिख सकते हैं इस तरह से। डैनी कैसेस प्लेड फॉर आयरलैंड टीम, ही वाज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम ऑफ फुटबॉलर। क्या कहता है, डैनी कैसेस आयरलैंड के लिए खेलते थे। जो डैनी कैसे थे वो आयरलैंड के लिए खेलते थे। वह यूनाइटेड की फुटबॉल खिलाड़ी की पहली टीम की सदस्य थी। याद रखिए, फर्स्ट टीम की एक मेंबर थी, सदस्य थी। यह था हम लोगों का क्वेश्चन डैनी कैसेस से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है सर कि व्हाई डिड नॉट सोफी वांट टू जेंसी टू नाउ अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी। सोफी क्यों ना पसंद करती है, सोफी जो है क्यों ना पसंद करती है कि डैनी के साथ उसकी मैत्री के बारे में जेंसी को पता चले। इसमें क्या बताया गया है समझिएगा। कहा गया कि गिफन टोल्ड जेनिस ब्रदर फ्रैंक दैट सोफी हैड मीट डैनी कैसे। सी डिड नॉट लाइक गिफन रिवीलिंग द सीक्रेट टू जेनिस ब्रदर। कहता है जोफी ने जैसे जेंसी की भाई फ्रैंको को बताया कि सोफी डैनी ने कैसे से मिली थी, सोफी डैनी कैसे से मिली थी, उसे जोफी का जेंसी के भाई में रहस्य उजागर करना पसंद नहीं आया। इस कारण से वो मिलना मना करते थे। आगे लिखा कि सी नाउ दैट जेनिस वुड टेल सी सीक्रेट टू द होल नेबरहुड, सी ब्रेथेड ऐसे टू लर्न जेनिस डिड नॉट नाउ अबाउट हिज डेटिंग विथ डैनी। आगे कहता है क्या कि उसे यह जानकर राहत मिली कि जेंसी को डैनी के साथ उसकी डेटिंग के बारे में नहीं पता था। ये था सर हम लोग का ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे अच्छा समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत होगा तो फिर बताइएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आपका इंग्लिश कोर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश कोर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर आपके पेपर में किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ लेटर सेक्शन वगैरह सारा चीज कैसे पूछी जाएगी मैं वो भी बताऊंगा। हु वाज डैनी कैसे, पहला क्वेश्चन है कि डैनी कैसे कौन थी और डिड सोफी एवर मीट हिम फेस टू फेस, why then did she invent the story of the meeting with Danny। डैनी कैसे कौन था, यह सोफी उससे कभी मिली थी, यदि नहीं तो फिर उसने डैनी से मिलने की कहानी क्यों गढ़ ली। बहुत इंपॉर्टेंट है। डैनी कैसे वाज एन आयरिश फुटबॉलर। जो डैनी कैसे है वो एक क्या था, आयरिश फुटबॉलर। वो एक आयरिश फुटबॉलर थे। सोफी वाज हिज फैन एंड से, यहाँ पे याद रखिएगा सी होगा, सी से विश्ड टू मेक फ्रेंड विथ हिम। आगे कहता है सर क्या सोफिएगा, डैनी ने कैसी एक आयरिश फुटबॉलर थे, सोफी उनकी प्रशंसा थी और वह उनसे दोस्ती करना चाहते थे। जो सोफी थे वह उनसे दोस्ती करना चाहते थे डैनी कैसेस के साथ। सी हैड सीन हिम ओनली वन द प्ले ग्राउंड बट सी इमेज्ड शी हैड मीट हिम इन पर्सन। आगे कहता है क्या उसने उसे खेल के मैदान पर ही देखा था, लेकिन उससे कल्पना की वह उससे पई में मिली थी, कहीं भी मिली थी मतलब, ठीक है। ये था सर हम लोग का स्टोरी का क्वेश्चन। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे डैनी कैसेस जेनिस के बारे में और सोफीज के बारे में। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टील एक्सप्लेन। जो हम लोग का साहेब आलम थे, साहेब समझ में आ रहा ना, साहब जो थे उनका काम टी स्टील चाय की दुकान पर किस तरह से उनका एक्सपीरियंस जागा, इसके बारे में हम लोगों से यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन था कि इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टील एक्सप्लेन। क्वेश्चन है कि क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है। क्या साहब जो थे चाय की दुकान पर काम करके क्या खुश है, एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें, इसके बारे में बताया गया है। तो हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में, याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से 31 से हम लोग बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और जितना भी डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जितना भी प्री बोर्ड का एग्जाम हो रही है ना, सारा क्वेश्चन मैं आपको सोल्यूशन करवा दूंगा, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। आपका छोटा भाई अभी आपके साथ है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जितना भी ज्यादा हो सके, ताकि उन लोगों को पता चले कि हमारे पेपर में प्री बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सब्जेक्टिव में हो ऑब्जेक्टिव में हो, तो हम लोग किस तरह से इसको लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश में दोनों में समझाएं। वीडियो पूरा अंत तक देखने के बाद दिल पे कैसा एहसास हो रहा है एक बार जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत के बारे में मिलते हैं नया वीडियो।